नमस्कार। कभी ऐसा लगता है क्या कि फिक्र, चिंता आपके दिमाग पर ऐसे छा जाती है कि कुछ और सोच ही नहीं पाते? आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। सामान्य चिंता विकृति यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, बल्कि इससे निपटने के जो असरदार तरीके हैं उन्हें भी जानेंगे। मतलब क्या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात की फिक्र आपके मन पर कब्जा कर लेती है और फिर जाती ही नहीं? अगर जवाब हां है, तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कब एक आम एहसास एक गंभीर हालत में बदल जाता है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि यह चिंता विकृति आखिर है क्या। फिर इसके लक्षण और इसकी पहचान कैसे होती है ये जानेंगे। इसके बाद हम मैनेजमेंट के दो बहुत दिलचस्प रास्तों को देखेंगे। एक है आधुनिक चिकित्सा की ताकत और दूसरा है योग का सदियों पुराना ज्ञान। फिर हम इन दोनों की तुलना करेंगे और अंत में सेहत के एक मिले जुले रास्ते की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। यहाँ हम उस बारीक सी लकीर को समझने की कोशिश करेंगे जो एक मामूली सी फिक्र को एक मेडिकल कंडीशन से अलग करती है। आखिर कब एक चिंता एक विकार यानी डिसऑर्डर बन जाती है? तो सामान्य चिंता विकृति, जिसे जीएडी भी कहते हैं, वो आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें किसी को काम, सेहत या परिवार जैसी कई अलग अलग चीजों के बारे में लगातार और जरूरत से ज्यादा चिंता रहती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो चिंता है, ये असल खतरे के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जैसे दफ्तर में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी है और उसके लिए हफ्तों तक ऐसे परेशान रहना जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। बस यही जीएडी है। और हां, ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत ही अनोखी या दुर्लभ स्थिति है। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में लगभग 3 से 6% लोग इससे जूझ रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर आप 100 लोगों के कमरे में हैं तो उनमें से 3 से 6 लोग शायद खामोशी से इस बोझ के साथ जी रहे हों। ये आंकड़ा हमें बताता है कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। चिंता अक्सर एक ऐसे दुश्मन की तरह लगती है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। आइए इसके लक्षणों को समझकर इस दुश्मन की पहचान करें और जानें कि डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं। जेडी के जो मानसिक लक्षण है ना, वो इंसान पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हर समय किसी अनहोनी का डर सता रहा है, बिना वजह की चिड़चिड़ाहट हर पल को खराब कर रही है, और दिमाग एक फिक्र से दूसरी पर ऐसे कूद रहा है कि किसी एक काम पर ध्यान लगाना नामुमकिन हो गया है। ये कुछ ऐसा है मानो आप हर पल किसी आने वाले खतरे के डर में जी रहे हों। और ये चिंता सिर्फ मन में नहीं रहती, इसका असर सीधा शरीर पर दिखता है। आप इसे अपनी मांसपेशियों में लगातार खिंचाव, सिरदर्द और पेट की गड़बड़ी में महसूस कर सकते हैं। दिल बिना वजह तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आता है और नींद, जो कि एक राहत होनी चाहिए, वो भी एक जंग बन जाती है। ये चिंता का शारीरिक बोझ है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये है चिंता का दुष्चक्र। ये काम कैसे करता है? देखिए, ये शुरू होता है एक परेशान करने वाले ख्याल से। वो ख्याल शरीर में एक प्रतिक्रिया पैदा करता है, जैसे तनाव या दिल की धड़कन का बढ़ना। फिर हमारा दिमाग इन शारीरिक संकेतों को खतरे का सबूत मान लेता है, जिससे हमें और ज्यादा चिंता होती है। और बस ये पहिया घूमता रहता है और चिंता बढ़ती ही जाती है। तो फिर डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि ये सिर्फ एक आम फिक्र है या जीएडी? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है समय। अगर किसी को हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 6 महीने तक बहुत ज्यादा चिंता और बेचैनी महसूस हो रही है, तो ये जीएडी हो सकता है। सोचिए जरा, 6 महीने तक लगातार इस हाल में जीना कितना थका देने वाला हो सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और ये जो नंबर है ना, 3, ये बहुत जरूरी है। जीएडी की पहचान के लिए उस 6 महीने की लगातार चिंता के साथ साथ कम से कम 3 और लक्षणों का होना भी जरूरी है, जैसे कि बेचैनी, जल्दी थक जाना, ध्यान लगाने में मुश्किल, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में तनाव या फिर नींद की समस्या। ये 3 की शर्त इस बात पर जोर देती है कि ये विकार सिर्फ मन नहीं बल्कि पूरे शरीर पर कितना गहरा असर डालता है। चलिए अब ये देखते हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इस हालत से निपटने के लिए हमें क्या रास्ते दिखाता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक खोज और सबूतों पर टिका है। मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें
तो जीएडी हमारे दिमाग के अंदर जो तनाव और डर को काबू करने वाले सर्किट होते हैं ना, उनमें आई एक गड़बड़ी है। माना जाता है कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी दिमाग के केमिकल मैसेंजर के संतुलन का बिगड़ना एक बड़ी वजह है। खासतौर पर गेबा, जो दिमाग के लिए एक तरह से ब्रेक का काम करता है, और सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को ठीक रखता है, उनका संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो इसे संभालने के लिए, मतलब इसके मैनेजमेंट के लिए, दो मुख्य तरीके हैं। एक है दवाइयाँ, जैसे कि SSRIs और SNRIs। ये दवाएं दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स को फिर से संतुलित करने में मदद करती हैं। दूसरा तरीका है मनोचिकित्सा, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT सबसे प्रमुख और असरदार मानी जाती है। आप CBT को एक तरह से अपने दिमाग की ट्रेनिंग समझ सकते हैं, जो आपको नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानने और उसे बदलने में मदद करती है। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। स्टडीज़ बताती हैं कि दवाएं असरदार हो सकती हैं, पर CBT से जो फ़ायदे मिलते हैं वो अक्सर लंबे समय तक टिकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि CBT आपको चिंता के पैटर्न को समझने और उससे बदलने का हुनर सिखाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी से मछली लेने के बजाय खुद मछली पकड़ना सीख लेना। आप ऐसे कौशल सीख जाते हैं जो पूरी जिंदगी आपके काम आते हैं। अच्छा, अब दवा और थेरेपी से हटकर एक बिल्कुल अलग नजरिए की बात करते हैं, और वो है योग। ये एक प्राचीन भारतीय तरीका है जो मन और शरीर को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही इकाई के रूप में देखता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। योग का नजरिया क्या कहता है? योग के हिसाब से चिंता हमारे मन यानी हमारी चेतना में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसका नतीजा है। जब हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो मन में बेचैनी और चिंता पैदा होने लगती है। आप प्राण को एक नदी के बहाव की तरह समझ सकते हैं। जब बहाव शांत और एक लय में होता है तो शांति होती है, पर जब वो अशांत और बेतरतीब हो जाता है तो उथल-पुथल मच जाती है। तो सवाल ये है कि योग इस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक कैसे करता है? इसके लिए 3 मुख्य आधार हैं। पहला, आसन यानी शारीरिक मुद्राएं, जो शरीर में जमे तनाव को बाहर निकालती हैं। दूसरा, प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा शांत करता है। और तीसरा है ध्यान, जो हमारे भटकते हुए मन को ठहराव और वर्तमान में रहना सिखाता है। तो अब हमारे सामने 2 अलग-अलग रास्ते हैं। एक तरफ है मॉडर्न मेडिसिन और दूसरी तरफ है योग। आइए अब जरा इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। भले ही दोनों का मकसद एक ही है, चिंता से राहत दिलाना। आप जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ये दोनों के फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, जहां आधुनिक चिकित्सा का ध्यान लक्षणों को जल्दी से कम करने पर होता है, वहीं योग मन, शरीर के संतुलन और आत्मनियंत्रण पर जोर देता है। एक तरफ दवा और CBT का इस्तेमाल है, तो दूसरी तरफ आसन, प्राणायाम और ध्यान का। एक बहुत बड़ा फर्क आखिरी पॉइंट में है। दवाएं बंद करने पर लक्षण वापस आ सकते हैं, लेकिन योग का लक्ष्य आपको चिंता से मुकाबला करने के लिए हमेशा के लिए तैयार करना है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा रास्ता है? शायद ये सवाल पूछने का तरीका ही सही नहीं है। हमारा आखिरी खंड इसी बात पर है कि कैसे इन दोनों को मिलाकर एक ज्यादा शक्तिशाली रास्ता बनाया जा सकता है। ये स्लाइड इस बात को बड़े खूबसूरत ढंग से समझाती है। इसे ऐसे समझिए, आधुनिक चिकित्सा एक तेज रफ्तार हाईवे की तरह है जो आपको तुरंत परेशानी से बाहर निकाल सकती है। वहीं योगा एक शांत और सुंदर रास्ता है जो आपको किसी भी तरह के रास्ते पर मजबूती से चलना सिखाता है। दोनों की मंजिल एक ही है, मानसिक शांति और अच्छी सेहत। तो सार क्या है? सार यह है कि एक मिला जिला रास्ता, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है। ये चिकित्सा की वैज्ञानिक ताकत और योग के गहरे ज्ञान को एक साथ लाता है, ताकि एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य मिल सके जो लंबे समय तक बना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को दोनों की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसी योजना बनाना जो किसी की व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से हो, जिसमें जरूरत पड़ने पर दवा, थेरेपी और योग का मिश्रण हो, अक्सर वही सबसे अच्छा रास्ता होता है। और अंत में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। GAD को समझने की इस पूरी बातचीत से हम अपनी पूरी सेहत के लिए क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची सेहत सिर्फ लक्षणों को दबाने में नहीं, बल्कि हमारे मन और शरीर के उस गहरे और अटूट रिश्ते को समझने और उसे संवारने में है।